हेलो एवरीवन, दिस इज भवनीश गंगोलिया। स्वागत करता हूँ सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो यार अपनी इंग्लिश की सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में अपन कंप्लीट इंग्लिश की प्रिपरेशन करने वाले हैं ताकि अपन बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा फोड़ सकें। ओके, इस सीरीज़ में हमने सबसे पहले पढ़े थे बेसिक्स ऑफ टेंस, जिसमें हमने टेंस के कुछ बेसिक्स पार्ट पढ़े थे ताकि हमें टेंस पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। फिर हम टेंस स्टार्ट भी कर चुके थे। टेंस स्टार्ट करने के बाद में हमने सभी के सिंपल टेंस पढ़ लिए थे ना, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो टेंस से कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कुछ इस प्रकार के सेंटेंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो आ जाते हैं अपन आगे की ओर। अब इस वीडियो में हम पूरे के पूरे टेंसेस कंप्लीट करने वाले हैं। 3 टेंस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम 9 टेंसेस जो कि बचे हुए हैं उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और यार इस सीरीज़ में हम परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोर्ड सबकी हेल्प लेने वाले हैं। सभी से अपन क्वेश्चन उठाएंगे और बेहतरीन प्रिपरेशन करेंगे। तो सीरीज़ को आप कंटिन्यूसली फॉलो कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। ओके, तो चलिए, अभी तक सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया, सिंपल फ्यूचर हो गया, लेकिन यार अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बारी आती है। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ लेते हैं अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसकी पहचान क्या है? तो वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो भी सेंटेंस रहेगा उसके अंत में, उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब एग्जाम्पल देख लो इसका। जैसे मैंने कहा यार मैं उज्जैन जा रहा हूँ, क्या आप पत्र लिख रहे हो? ठीक है, तो देख सकते हैं आप रहा रहा है आ रहा है, रहा हूँ आ रहा है, रहे हो आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार के शब्द अगर आपको देखने को मिले अंत में, तो आप समझ जाना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब मैंने आपको सेंटेंस दे दिया हिंदी में, मैं उज्जैन जा रहा हूँ, वह किताब नहीं पढ़ रही है। अब इनको इंग्लिश में कैसे बनाओगे? जी बिल्कुल, याद आ गया ना, रूल होता है चीज़ों का। तो पढ़ लेते अपन रूल को भी। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भैया अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब, इसका यूज़ करोगे। वहीं अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे? तब आप लगाओगे आर। ओके, और अगर सब्जेक्ट आई है, कौन सा सब्जेक्ट आई? जैसे मैंने कहा यहाँ पे मैं उज्जैन जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ एम लगता है। ओके, अब आगे देख लेते हैं अपन। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। जो अपनी वर्ब रहती है ना, उसके साथ अपने को आईएनजी भी लगानी होती है। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो चलो इसी के बेसिस पर हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहला देखो, मैं उज्जैन जा रहा हूँ, तो मैं की जगह पे मैंने आई लिख दिया यार। अब जैसा कि मैंने पढ़ रखा है रूल के अंदर कि अगर आई सब्जेक्ट है तो मुझे उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ करना होगा, तो मैं जस्ट सब्जेक्ट के बाद एम भी लगा देता हूँ। देन हम क्या लिखते हैं इसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? अपनी मेन वर्ब। ओके, सो मैंने मेन वर्ब गो भी लिख दी है, लेकिन रूल में कहा गया है कि सिर्फ गो लिखने से काम नहीं चलेगा, आईएनजी आपको मेन वर्ब के बाद लगानी होगी, तो मैंने आईएनजी भी लगा दिया। ठीक है, अब देन लास्ट में हमारा उज्जैन बच रहा है ऑब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गोइंग टू उज्जैन। ओके, तो इस तरीके से हम इन टेंसेस को भी बना सकते हैं। ओके, वह किताब नहीं पढ़ रही है, देन आप क्या करोगे? वह किताब नहीं पढ़ रही है तो पढ़ा तो सकते नहीं, सेंटेंस बनाएंगे अपन तो। ठीक है, वह किताब नहीं पढ़ रही है, हम क्या करेंगे? वह की जगह पे शी। ओके, अब देखो यार सिंगुलर सब्जेक्ट है सी, तो आप हेल्पिंग वर्ब लगा दो इज। अब पढ़ने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में अपन? रीड, और आईएनजी फॉर्म लगानी तो रीडिंग हो जाएगा, ए बुक। ओके, देन यहाँ पे आ जाते हैं अपन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देख लो इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये इंट्रोगेटिव है। चलो इंट्रोगेटिव को कैसे बनाते हैं? मैंने आपको बता रखा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी आप बनाओ तो पहले नंबर पर भले ही आपका क्वेश्चन वर्ड आ रहा हो, लेकिन आपको उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी है। सबसे पहले आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी। तो मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, आर हो गया। ठीक है, आप भाई साहब प्लूरल है तो आर लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, आर लगा दिया। देन सब्जेक्ट देखा हमने, आप था तो उसका इंग्लिश कर दो आप यू, आर यू। अब लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट, तो राइट लिख दो, आईएनजी भी लगा दो, राइटिंग है लेटर। क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा। ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पे प्रश्न था अपने को दिया गया था और यहाँ पे प्रश्न नहीं, उसका अपने ट्रांसलेट कर दिया। नहीं, क्वेश्चन मार्क रहेगा इंट्रोगेटिव में। ये क्वेश्चन आंसर नहीं चल रही कि आप क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगाओगे, आंसर में नहीं लगाओगे। नहीं, अपन इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या है अपने पास? आकाश बाइक कैसे चला रहा है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि पहले नंबर पर ही अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए, प्रश्न वाला शब्द आ जाए, तब आप उसकी इंग्लिश नहीं बनाओगे, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। लेकिन अगर बीच में कहीं पर आ जाता है, तब आपको उसकी इंग्लिश बनानी पड़ेगी। और इंग्लिश बनाने के साथ साथ उस वर्ड को आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखो, आकाश बाइक कैसे चला रहा है, ये लिखा है मैंने यहाँ पर। अब मैं जब इसे इंग्लिश में बना रहा हूँ तो मैंने देखा कि यार कैसे शब्द जो है बीच में आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी इंग्लिश बनानी पड़ेगी। पहले नंबर पर आता तब नहीं बनती, बीच में आ रहा है तो मुझे बनाना पड़ रहा है। मैंने लिख दिया हाउ। अब यार आकाश सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो मैंने इज हेल्पिंग वर्ब लगा दी। देन आकाश राइडिंग द बाइक। ओके, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए आ जाते हैं अपन पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत हद तक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरह है। पहचान तो आप समझ ही गए होंगे कैसी पहचान रहने वाली है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। जैसे मैंने कहा यार हम खाना खा रहे थे, दीपक कार नहीं चला रहा था। कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये अपना पास्ट कंटिन्यूस टेंस है।
देन जब भी आप उसे ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में तो आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स का ध्यान रखोगे। ओके, अब देखो इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए रूल है अपने पास, पढ़ लेते हैं। चलिए, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वास। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे आप, वास। वहीं अगर प्लूरल सब्जेक्ट हैं तब आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, वर। ओके, देन आईएनजी तो यार सभी के साथ आनी है हेल्पिंग वर्ब में, सॉरी मेन वर्ब में आईएनजी आनी है। कंटिन्यूस का कोई सा भी टेंस हो, मेन वर्ब के साथ आईएनजी आपको लगाना कंपलसरी है। ओके, चलिए देख लेते हैं अपन इसके कुछ उदाहरण। हम खाना खा रहे थे, तो हमको इंग्लिश में मैंने कैसे कर दिया, हमको मैंने इंग्लिश में लिख दिया वी। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बताओ, प्लूरल है तो वर आ जाएगी, ठीक है बिल्कुल सही है। अब खाने को इंग्लिश में बोलते हैं अपन ईट, लेकिन आईएनजी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये कंटिन्यूस का है तो ईटिंग फूड। ओके, दूसरा देखिए, दीपक कार नहीं चला रहा था, तो दीपक लिख दो। अब दीपक सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है ना, तो वाज लगाओ, दीपक वाज। अब देखो यार नहीं आ रहा है यानी कि नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए आपको नोट लगाना पड़ेगा, तो हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद मैंने नोट पे लिख दिया, बस नोट राइडिंग सॉरी ड्राइविंग द कार। ओके, आसान है ना। अब देखो आ जाते हैं अपन एक इंटरोगेटिव का उदाहरण ले लेते हैं। क्या वह स्कूल जा रहा था, देखो पहले नंबर पर आ गया क्या, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दी, वाज ही गोइंग टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखो वे नाच रहे थे, तो मैंने क्या कर दिया, वर डांसिंग, है ना। अब एक चीज़ का ध्यान में आपको यहाँ पे, एक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहूँगा याद रखनी, जो कि आपको कि यार एक्चुअली क्या होता है, जो आई होता है आई वो प्लूरल होता है। जैसे अपन बोलते हैं ना आई डोंट नो, वहाँ पे अपन क्या करते हैं, आई के बाद डू लगाते हैं। आई एक्चुअल में प्लूरल होता है, लेकिन सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आप आई को प्लूरल नहीं मानोगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, ठीक है। आई के साथ आप कभी भी वर का यूज़ नहीं करोगे, आई के साथ वास का यूज़ होगा। ओके, ध्यान रखना इस बात का। आ जाओ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पर। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को कैसे पहचानोगे, समझ गए होंगे। क्या इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा रहा होगा, रही होगी, रहूँगा, रहेंगे, रहूँगी, रहे होंगे, कुछ इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। चलो उदाहरण भी देख लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कि हम कल बाजार जा रहे होंगे, है ना। तो ये अगर आपको देखने को मिला तो आप समझ जाओगे यार ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है ना। इसके अलावा देख सकते हैं आप, रवि समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है, तो आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो कि यार ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है ना। अब मैंने कहा कि जितने भी यहाँ पे उदाहरण हैं मुझे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताओ, तो इसके लिए क्या करोगे आप, रूल्स को फॉलो करोगे, ठीक है। तो रूल को अपन पहले पढ़ लेते हैं। देखो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में अगर आई और वी, फ्यूचर के जितने भी है ना, सब के सब सारे आई, सारे के सारे मतलब आई और वी के ऊपर ही मरते हैं, है ना। आई और वी अगर है तो सेल जैसी टर्म आएगी, बाकी अगर नहीं है ये तो विल जैसी टर्म आएगी। जैसे अपन ने प्रेजेंट फ्यूचर में भी देखा था, क्या कह रहा हूँ यार मैं, सिंपल फ्यूचर में भी देखा था अपन ने, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा था, आई और वी के साथ सेल आ रहा था, ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी होगा। अगर आई और वी है तो सेल बी आएगा, सेल बी। यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा टर्म जुड़ चुकी है जो कि बी है, और बाकी अगर दूसरे सब्जेक्ट्स हैं तो क्या होगा, तब आएगी विल बी। ओके, सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और एक चीज़ तो आपको समझ में आई गई है कि फ्यूचर कंटिन्यूस हो चाहे कोई से भी कंटिन्यूस हो, हमको क्या करना है, उसके साथ आईएनजी लगाना है। यहाँ पे पास्ट लिख दिया है लेकिन फ्यूचर समझ लीजिएगा इसको। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब में आईएनजी अपन जोड़ देते हैं। ओके, तो चलो इन रूल्स को अपन ध्यान में रखते हुए इन सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यार हम कल बाजार जा रहे होंगे, तो मैंने लिख दिया वी शैल बी गोइंग टू मार्केट टुमारो। अब देखो यार टुमारो, येस्टरडे, टुडे, ये टाइम रिलेटेड जितने भी टर्म्स है ना, इनको अपन लास्ट में लिखते हैं सेंटेंस के। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक। रवि समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा होगा। अब देखो हम क्या करते हैं बेसिकली कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लिखते हैं जब भी नेगेटिव आता है, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा, जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब दो दो शब्दों की हो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सेल बी, विल बी, दो दो शब्दों की है, यहाँ तक कि तीन तीन शब्दों की भी अगर हेल्पिंग वर्ब हो, तब आपको नोट कहाँ पर लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। नोट आपका हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द लिखने के जस्ट बाद आ जाता है। क्या कह रहा हूँ मैं, हेल्पिंग वर्ब जैसे मान लो दो तीन शब्दों में है, तो आप हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द लिखोगे, उसके जस्ट बाद आपको नोट लगाना होगा। जैसे सेल बी के साथ अगर मुझे नोट लगाना है तो मैं क्या करूँगा, शेल नोट बी लिखूंगा। विल बी के साथ लगाना है तो मैं क्या लिखूंगा, विल नॉट बी। ओके, इस बात का आप ध्यान रखना। तो चलो इसको अपन कर लेते हैं। रवि क्या है भाई साहब, आई भी है क्या, नहीं है, तो इसके साथ विल भी आएगा, तो मैंने लिख दिया रवि विल नॉट बी, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस था, विल नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर। ओके, तो कुछ इस तरीके से अपन चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से इसका हम इंटरोगेटिव भी बनाएंगे। क्या हम दूध पी रहे होंगे, क्या हम दूध पी रहे होंगे, तो एक बात तो समझ में आ गई कि यार हम है यहाँ पर, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सेल भी आएगी, सेल भी आएगी, ठीक है। ओके, अब देखो पहले नंबर पर हमारा प्रश्नवाचक शब्द आ गया है, क्या आया कि नहीं, यहाँ आ गया।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर पर इसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। तो मैं डायरेक्टली सेल बी नहीं लिखूंगा, सेल बी नहीं लिखूंगा। यहाँ पर भी नेगेटिव की तरह ही रूल फॉलो होता है कि अगर आपके 2-3 शब्दों में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ पहला शब्द आपको लिखना है, उसके जस्ट बाद आप लिख दोगे उसका सब्जेक्ट। तो ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, शैल वी बी ड्रिंकिंग मिल्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया अब तो सभी को। चलें अपन आगे की ओर आ जाओ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अपना अगला टेंस है, इसको पढ़ लेते हैं अपन। कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सेंटेंस के लास्ट में देखना होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे शब्द आएंगे। ठीक है, मतलब ऐसा क्लियरिफाई होगा कि यार ये काम ऑलरेडी हो चुका है। ओके, तो आप समझ जाइएगा कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे आप देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, सुमित नहा चुका है, क्या आप खाना खा चुके हो, हम उज्जैन आ चुके हैं, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। तो इससे चीज़ें क्लियर होती है कि यार ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए भी रूल्स रहेंगे, उन रूल्स को हमें फॉलो करना होगा। तो चलिए पहले रूल पढ़ लेते हैं अपन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, कौन सी? हैज़। इसके अलावा अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप क्या करोगे? हैव का यूज़ करोगे। ओके, और एक चीज़ जो यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट जाती है, कंटिन्यूस में अपन मेन वर्ब के साथ आईएनजी लिखा करते थे, लेकिन ऐसी चीज़ परफेक्ट के अंदर नहीं होती है। परफेक्ट में हमें लगाना पड़ता है उस वर्ब की तीसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो आपको वर्ब की तीनों फॉर्म याद कर लेनी होगी, ज़्यादा याद नहीं करना है यार, जो बेसिकली ज़्यादातर अपन यूज़ करते रहते हैं सेंटेंस के अंदर, उन्हीं को आपको ध्यान में रखना है। और कई सारी तो वर्ब ऐसी होती है कि जब भी आपको सेकंड या फिर थर्ड फॉर्म बनाना है तो बस लास्ट में ईडी लिख दो, जैसे प्ले है तो प्लेड हो जाता है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर सिर्फ आप ईडी लिख देते हो तो आपका काम बन जाता है। चलो, सुमित नहा चुका है तो सुमित सिंगुलर है, हैस लगा दो, बाथड। नहाने को इंग्लिश में अपन बात बोलते हैं, थर्ड फॉर्म उसकी हो जाएगी बाथड, है ना। लास्ट में क्या कर दिया मैंने? ईडी लगा दिया बस। चलो दूसरा देखो, हम उज्जैन आ चुके हैं, हम उज्जैन आ चुके हैं। तो हम के लिए तो मैंने वी लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी भाई सब प्लूरल है तो हैव लगा दो। अब आने को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम बोलते हैं ना, लेकिन जो परफेक्ट टेंस है अपने को उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। तो आपको जानकर खुशी होगी कि भाई साहब जो कम है उसकी थर्ड फॉर्म भी कम होती है ना, सेकंड फॉर्म केम होती है बस। ओके, तो आसान हो गया ये तो अपने लिए, वी हैव कम टू उज्जैन। तीसरा देखो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है जनाब, मतलब ये तो इंटरोगेटिव है, पहले नंबर पर ही क्या आ रहा है? क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको भूल जाओ, सीधे हेल्पिंग वर्ब लगा दो। आपके लिए हेल्पिंग वर्ब हम हैव लगा देंगे, देन लिख दो यू। खाने को इंग्लिश में अपन बोलते हैं ईट, लेकिन थर्ड फॉर्म लिखनी है मेरे भाई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ईटन लिखना होगा, है ना, क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म है। फूड लगा दो लास्ट में, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, तो आई हैव लर्नड माई चैप्टर। लर्न की तीसरी फॉर्म लर्नड होती है। तो कुछ ऐसी फॉर्म है जो आपको याद कर लेनी है, वर्ब की तीनों फॉर्म बहुत काम आएगी, बहुत हद से ज़्यादा काम आएगी यार। अभी जब अपन एक्टिव पैसिव भी पढ़ेंगे ना, वहाँ पर भी भर भर के यूज़ होगा इनका। चलो बात समझ में आ गई, आ जाओ पास्ट परफेक्ट टेंस पर। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है भाई साहब? वाक्य के अंत में ना चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, चुके थे, ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं चलो चुका था, चुकी थी की तो आपने एग्जाम्पल नीचे लिख रखे हैं, या ई, ये क्या चीज़ें हैं? तो ये भी आपको बता दूंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जैसे मैंने कहा यार राहुल उज्जैन गया था, तो ये देख लो ये आ गया या था, है ना। मैंने कहा महिमा उज्जैन गई थी, तो वहाँ पे क्या आएगा? ई थी। तो इस तरीके से मैंने इसलिए यहाँ पे लिख रखा है या था, ई थी, ये इससे भी आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रोहन ग्वालियर जा चुका था, तो आप समझ जाओगे यार ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। क्या वे उपहार भेज चुके थे? समझ गए, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब है तो इसको इंग्लिश में बनाओ। चलो तो इसके लिए अपन पहले रूल पढ़ लेते हैं। रूल क्या कह रहा है कि भाई साहब कोई सा भी सब्जेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग होता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट के हर टेंस में थर्ड फॉर्म आएगी, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। पास्ट परफेक्ट टेंस कितना आसान है भयंकर, कोई सा भी सब्जेक्ट हो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है हेड। तो मैंने लिख दिया भैया रोहन हेड, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी सही, तो गो की जगह गोन लिख दो, है ना, टू ग्वालियर। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। क्या वे उपहार भेज चुके थे? क्या वे उपहार भेज चुके थे? कुछ इस तरीके का अपने पास प्रश्न आ चुका है। पहले नंबर पर क्या है, मतलब मुझे क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो मैंने लिख दी हेल्पिंग वर्ब। देन वे की इंग्लिश क्या होगी? वे की इंग्लिश होगी दे, तो मैंने दे भी लिख दिया है। ओके, देन अब और आ जाते हैं अपन आगे की ओर। उपहार, सॉरी भेजने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? सेंड, लेकिन थर्ड फॉर्म यहाँ लिखनी है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सेंट। ठीक है, देन लास्ट में क्या आएगा अपना उपहार, तो उसको मैं लिख दूंगा गिफ्ट।
क्लियर। आगे की ओर आ जाते हैं अपन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो भैया फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, इसकी पहचान कैसे करेंगे आप, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें होता है यार चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लो, हम कल रामायण पढ़ चुके होंगे, क्या वे कार खरीद चुके होंगे, तो ये क्या है, चुका होगी, चुके होंगे आ गए, तो समझ जाओ ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पहले रूल देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भाई सब क्या हो रहा है, सब्जेक्ट आई और वी है, तो मुझे उसके साथ शेल हैव लगाना होगा। याद रखना हेल्पिंग वर्ब बहुत काम की चीज़ है, शेल हैव लगाना होगा। हेल्पिंग वर्ब के बिना पूरा सेंटेंस मर गया समझ लो। ठीक है, शेल हैव तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव का प्रयोग होगा। ओके, इस टेंस में भी भैया मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चलो करते हैं अपन इसको भी ट्रांसलेट। हम कल रामायण पढ़ चुके होंगे, तो हमको मैंने इंग्लिश में किया तो वी आ गया। ओके, आई और वी के साथ मैंने आपको बताया कि शेल हैव आएगा, तो लिख दो आप शेल हैव, वी है तो शेल हैव लिख दो। रीड, रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे रीड लिख रखा है। द रामायण टुमारो। ठीक है, ध्यान रखना मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जब भी समय रिलेटेड टर्म हो तो आप उसको लास्ट में लिखेंगे, टुडे, यस्टरडे, टुमारो जो भी है, तो मैंने यहाँ पे देखो लिख दी टुमारो। क्लियर। अब देखो, क्या वे कार खरीद चुके होंगे, आखिरी में चुके होंगे आ गया है, मतलब समझ जाओ ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है तो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। पहले नंबर पर ही प्रश्न वाला शब्द आ गया है, तो मुझे क्या करना है, सीधे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई साहब, वे सब, कौन सा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वे, तो वे के साथ तो मुझे विल हैव लगाना होगा, क्योंकि शेल हैव तो सिर्फ आई और वी के साथ आएगा। ठीक, तो चलो भैया इसके साथ मैं विल हैव लगाऊंगा, लेकिन गलती ये नहीं कर देनी है कि मैं पहले नंबर पर विल हैव पूरा का पूरा लिख दूं। नहीं, जब भी आपकी हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 शब्दों से बनी हो, तब आपको क्या करना है, पहले नंबर पर पहला जो शब्द है हेल्पिंग वर्ब का वो आप लिखो और उसके जस्ट बाद आप सब्जेक्ट को लिख दो। ऐसा ही सेम नोट के साथ भी होगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि विल हैव पूरा लिख दो उसके बाद में नोट लिख दो, इसमें जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कभी नोट वाला सेंटेंस आ गया मान लो, तब आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, हम कल रामायण पढ़ चुके होंगे, मैं लिख देता हम कल रामायण नहीं पढ़ चुके होंगे, तब आप क्या करते हैं, पूरे सेल हैव के बाद नोट नहीं लिखना होता है, सेल उसके बाद नोट फिर आएगा हैव। मतलब हेल्पिंग वर्ब चाहे 2 शब्दों की हो, 3 शब्दों की हो, आपने हेल्पिंग वर्ब का एक शब्द लिख दिया, उसके बाद आप नोट लगा दोगे। सेम चीज यहाँ पे हो रही है, मैंने हेल्पिंग वर्ब का एक शब्द लिख दिया विल, उसके बाद मुझे सब्जेक्ट लिखना है, विल दे हैव। ठीक है, विल हैव साथ में रहता है, लेकिन सब्जेक्ट मुझे लिखना पड़ेगा एक शब्द होने के बाद ही, तो मैंने लिख दिया विल दे हैव। अब देखो, खरीदने को इंग्लिश में अपन बोलते हैं बाय, लेकिन थर्ड फॉर्म लिखनी है ना यार परफेक्ट में, तो बोट आ जाएगा एक आर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जानता हूँ अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो विद इन 2 और 3 डेज आप अच्छे से पकड़ बना लोगे। आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमने पहले प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, और अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सबके सब मिलके आ चुके हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लो, पढ़ेंगे ना तो आसान लगेगा, बहुत आसान है ये। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्य के अंत में क्या आता है भैया, रहा है, रही है, रही है, आधे शब्द आते हैं। अब आप बोलोगे यार ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी होता था, लेकिन थोड़ा रुको, शांति रखो, आगे और बढ़ते हैं अपन। इसमें क्या होता है, कार्य किए जाने का समय भी दिया जाता है, कार्य किए जाने का समय भी दिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि वह नहीं सो रही है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है वह सुबह से नहीं सो रही है, लेकिन मैं लिख देता कि वह नहीं सो रही है, तब तो आप समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। लेकिन यहाँ पे क्या है, टाइम भी दे रखा है कि भैया वो सुबह से नहीं सो रही है, बच्ची है छोटी सी, सुबह से नहीं सो रही है, डॉक्टर के पास लेके गए अपन, वो सुबह से नहीं सो रही है। ओके, हमने टाइम बताया कि सुबह से, शाम से, 3 साल से, 4 साल से, 5 घंटे से, ये जब भी मैं बताता हूँ तो समझ जाना कि परफेक्ट कंटिन्यूस में आ चुके हैं। और लास्ट में आ गया रहा है, तो आप समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। ठीक, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, तो अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, वह सुबह से नहीं सो रही है। अब मुझे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो रूल्स को फॉलो करना होगा। तो चलिए भाई साहब रूल पढ़ लेते हैं पहले अपन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे हैज बीन, वहीं अगर प्लूरल है तो आप लगाओगे हैव बीन। ठीक है, जैसे अपन परफेक्ट में लगाया करते थे हैज हैव, बस वैसे यहाँ पे बीन जुड़ रहा है और कुछ भी अलग नहीं हो रहा है। ठीक है, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है ना, कंटिन्यूस जैसे ये बहुत हद तक आईएनजी फॉर्म आ रही, आईएनजी फॉर्म आ गई तो बहुत ही आसान हो जाता अपने लिए। चलो नोट भी लिखा है यहाँ पे, नोट भी पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में निश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी सिंस होती है तथा निश्चित समय के लिए से की अंग्रेजी फॉर होती है। भैया ये क्या चीज़ है, देखो यार मैंने जैसे यहाँ पे लिखा मैं 2 दिन से कविता लिख रहा हूँ,
तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो नीचे, आई हैव बीन राइटिंग द स्टोरी फॉर 2 days। अब मैं 2 दिन से लिख रहा हूँ, तो से के लिए भी तो मुझे कुछ इंग्लिश में लिखना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं लिख सकता मैं कि फ्रॉम टू, ऐसे कुछ भी मन से तो नहीं दे सकता, उसके लिए भी रूल है। तो वो नोट के अंदर मैंने लिख रखा है कि अगर निश्चित डेफिनेट टाइम है तब आप सिंस लगा दो, डेफिनेट टाइम नहीं है तो आप फॉर लगा दो, ठीक है। अब ये भी बताऊंगा डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या टाइम होता है, समझ जाएंगे आप। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैं 2 दिन से कविता लिख रहा हूँ, तो मैं के लिए तो मैंने आई लगा दिया, आई के साथ आ गया अपना हैव बीन। राइट लिखने को इंग्लिश में अपन राइट बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाओगे तो राइटिंग बन जाएगा। राइटिंग, यहाँ पे देखो मैंने स्टोरी पोएम लिख दिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पोएम आता है क्योंकि कविता की बात चल रही है ना। आई हैव बीन राइटिंग द पोएम फॉर 2 days। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे सिंस भी तो आ सकता था, लेकिन सिंस आएगा डेफिनेट टाइम के लिए। जब मैं कहता हूँ कि यार मैं 25 तारीख से कविता लिख रहा हूँ, या फिर मैं मार्च महीने से कविता लिख रहा हूँ, शाम से कविता लिख रहा हूँ, सुबह से कविता लिख रहा हूँ, तब वो होता है डेफिनेट, तब मुझे वहाँ पे यूज़ करना होता है सिंस। लेकिन अगर मैं यूँ ही दे रहा हूँ कि यार 2 दिन से कविता लिख रहा हूँ, 5 घंटे से लिख रहा हूँ, देन आपको समझ जाना कि यार ये इंडेफिनेट टाइम है ना, और वहाँ पे आप लगा दोगे 4। ओके, टाइम भी अगर किसी ने दे दिया कि भैया 5 बजे से कर रहा हूँ, तो समझ जाना डेफिनेट है। लेकिन अगर वो ऐसा बोलते हैं कि यार 3 दिन से 4 दिन से, है ना, 3 घंटे से 5 घंटे से, ऐसा कुछ बोल रहा है 4 साल से 30 साल से, तब वो इंडेफिनेट होगा। वहीं अगर वो कह देता है कि यार मंगलवार से 1975 से, तो आप समझ जाना कि यार भाई एकदम डेफिनेट है, इसके लिए मुझे सिंस लगाना पड़ेगा। ठीक, चलो भाई साहब, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा वह सुबह से नहीं सो रही है, कब से नहीं सो रही, सुबह से। तो चलो अपन कर देते हैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना स्टार्ट। सी आ गया, सिंगुलर है तो हैज़ बीन लगेगा, लेकिन नोट मुझे बीच में लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, 2-3 शब्दों की आपकी हेल्पिंग वर्ब हो तो पहला शब्द लिखने के बाद ही आप लगा दोगे अपना नोट, ठीक है। सी हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, है ना, सुबह एकदम एग्जैक्ट टाइम बता रखा उन्होंने कि सुबह से नहीं सो रही है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया सिंस। ओके, क्या रोहित 3 दिन से कॉलेज जा रहा है, तो आप क्या करोगे, रोहित क्या सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है तो हैज़ बीन लगाओगे, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं लगाओगे, पहला शब्द लिखोगे आप हैज़, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। हैज़ रोहित बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 3 days, 3 दिन की बात चल रही है, तो भाई सब इंडेफिनेट टाइम है, इंडेफिनेट है तो आप क्या कर दो, फॉर लगा दो। क्लियर, आ जाओ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पर। किसी को वीडियो को स्पीड में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही होगी, मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है भाई साहब, लास्ट में रहा था, रहते रहते ऐसे शब्द आ जाते हैं, और इसमें भी वही चीज़ है कि इसमें भी आपको टाइम दिया जाता है कि भैया कब से ये काम चल रहा है। ठीक, जैसे यहाँ पे उदाहरण देख लो, मैं 2 दिन से कविता लिख रहा था, वह सुबह से नहीं सो रही थी, क्या तुम 3 दिन से स्कूल जा रहे थे, तो ऐसी चीज़ें आ गई, समझ जाओ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम करेंगे रूल्स को फॉलो। पहला रूल देख लीजिए आप, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ, कितना आसान है यार, जब ये सुनने को मिल जाता है ना कि सभी सब्जेक्ट के साथ, तो जिंदगी आसान हो जाती है यार। यहाँ पे ना सिंगुलर की टेंशन, ना प्लूरल की टेंशन, ना आई और वी की टेंशन, सभी बोलते हैं उन्होंने कोई से भी सब्जेक्ट तो भयंकर आप तो हेडबिन लगाओ और काम दिखाओ, हेडबिन का प्रयोग होता है इस टेंस में, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक, चलो भाई साहब नोट देख लेते हैं अपन। नोट क्या कह रहा है, नोट ये वही बोल रहा है यहाँ पे भी, निश्चित टाइम है तो आप सिंस लगा देना से की जगह पे, और अनिश्चित है तो से की जगह पे आप फॉर लगा देना। ठीक, तो चलिए अपन उदाहरण देख लेते हैं। मैं 2 दिन से कविता लिख रहा था, तो आई हैड बीन राइटिंग द पोएम फॉर 2 days। आई आ गया, हैड बीन यहाँ पे क्या है, अपनी हेल्पिंग वर्ब है। देन लिखने को इंग्लिश में अपन राइट बोलते हैं, लेकिन आईएनजी फॉर्म लगानी है तो राइटिंग लिखना पड़ेगा ना, ठीक है, राइटिंग लगा दिया। देन क्या, कविता, तो द पोएम फॉर 2 days, 2 दिन की बात थी तो मैंने फॉर लगाया। ओके, वह सुबह से नहीं सो रही थी, तो मैंने लिख दिया सी हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 3 दिन से स्कूल जा रहे थे, क्या पहले नंबर पर आ गया, तो मुझे डायरेक्टली इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब में मैं पूरी हैड बीन नहीं लिख सकता, मेरे को एक शब्द लिखने के बाद उसका सब्जेक्ट लिखना है। हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। ठीक, फॉर 3 days कंप्लीट, बहुत आसान है। आ जाओ अपने आखिरी टेंस के ऊपर, जो कि अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आसान है, मजेदार है, मजा आएगा। देखो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वाक्य के अंत में रहूंगा, रहूंगी, रहेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में भी भैया कार्य के जारी होने का समय दिया जाता है। जैसे आप देखो, वह 1 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो वह पढ़ रहा होगा तो अपन समझ जाएंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ पे बोला है 1 घंटे से, तो समझ जाना कि यार ये फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं, ये तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मुझे रूल्स फॉलो करने होंगे। जैसे आप देखो यहाँ पर, क्या हम 2 घंटे तक नाचते रहेंगे, क्या हम 2 घंटे तक नाचते रहेंगे,
तब आप समझ जाना कि ये भी क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। चलो अपन कर देते हैं, फिर अपन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना स्टार्ट। रूल्स पढ़ेंगे सबसे पहले अपन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो भाई सब आई और वी के साथ सेल, हैव, बीन और भयंकर 3-3 शब्दों की हेल्पिंग वर्ब और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल, हैव, बीन का प्रयोग होता है। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आती है। ठीक, तो आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ गए अपन सारे के सारे रूल्स। और इसमें भी नोट वही फॉलो होगा कि भाई साहब डेफिनेट टाइम है तो आप सिंस लगा दो, इंडेफिनेट है तो आप फॉर लगा दो। ठीक, तो चलो देखो यहाँ पे वह 1 घंटे से पढ़ रहा होगा तो मैंने लिख दिया ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर एन आवर, फॉर एन आवर। ठीक है, ही लिख दिया। अब अगर आई और वी होता तो मैं सेल हैव लगाता, सेल हैव बीन लगाता, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं, वो ही है तो मैंने लगा दिया विल हैव बीन स्टडिंग। स्टडी मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है ना, तो स्टडी लिख दिया, लेकिन आईएनजी फॉर्म लगानी है। फॉर एन आवर, 1 घंटे की बात थी तो फॉर एन आवर। अगर वो बोलते था कि 12 बजे से तो मुझे लिखना पड़ता सिंस 12 o'clock। ठीक, बच्चे 10 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे तो हम लिख देंगे चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 10 आवर्स। ठीक, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मैं पूरी हेल्पिंग वर्ब ना लिखूं विल हैव बीन और उसके बाद नोट ना लगाऊं। मुझे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द लिखा और अपना काम चालू कर दो, विल नॉट, बाकी का अपन बाद में लिख देंगे, हैव बीन बाद में लिख देंगे। ठीक, क्या हम 2 घंटे तक नाचते रहेंगे तो शैल वी हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क मैंने नहीं लगाया लेकिन आपको लगाना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक, तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। एक वीडियो भी आएगा, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, क्या टेंसेस से कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाते हैं भाई साहब, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, देखो ये इधर हमने पढ़े थे, यहाँ पर ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कि इस तरीके के एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो अब मैं कुछ प्रीवियस ईयर्स के ऐसे क्वेश्चंस उठाऊंगा जो कि एग्जाम में आ रखे हैं, इनमें भी शामिल है खैर, लेकिन मैं और ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाऊंगा, प्रीवियस ईयर्स के उठाऊंगा, इसके अलावा परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन के उठाऊंगा और वो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, तो उसका एक और वीडियो अपना आने वाला है, कल या परसों में वीडियो आ जाएगा। ओके एवरीवन, तो आप पढ़ते रहिए मजे से, अपने को फोड़ना यार। ओके, सो मिलते हैं यार अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।